हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी की वीडियो लेक्चर सीरीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन की वीडियो सीरीज़ हम ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं और उस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमने 2 वीडियो लेक्चर भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स की वीडियो सीरीज़ और इस वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो लेक्चर है। और मुझे उम्मीद है कि प्लांट ब्रीडिंग की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आपको पसंद आई है और उस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत हम टाइम टू टाइम में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और जैसा कि आज की जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जेनेटिक्स का, इसके अंतर्गत आज हम जेनेटिक्स की हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी से भी संबंधित वीडियो लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, वैसे जेनेटिक्स आपका एक बहुत बृहद या बहुत विस्तृत जो है कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है आपका। तो अगर इस वीडियो सीरीज़ को अगर हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमें लगता है कि लगभग सैकड़ों वीडियोस से भी ऊपर इस सब्जेक्ट से संबंधित आपके लेक्चर्स इस सीरीज़ के अंतर्गत कंडक्ट होंगे। तो उसको हम टाइम टू टाइम जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उसको हम कंडक्ट करेंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो सीरीज़ का पहला जो लेक्चर हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंतर्गत हम इसका जो है हिस्ट्री कवर करेंगे और हिस्ट्री में स्पेशली हम इसका मेंडल के पहला का जो टाइम पीरियड है उसको हम कवर करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी है क्या। तो अनुवांशिकी की परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे हमें लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स जेनेटिक्स या कह सकते हैं अनुवांशिकी पढ़ रहे होंगे तो उनको कम से कम इसकी परिभाषा तो मालूम ही होगी कि अनुवांशिकी क्या होती है। तो हम बता देते रहे, थोड़ा सा ब्रीफ में संक्षिप्त में बता देते हैं। तो अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जो है आपका ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, अनुवांशिकी यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मेजरली 3 कंटेंट्स को स्टडी करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं अनुवांशिकी में? तो अनुवांशिकी में हम जेनेटिक कैरेक्टर को पढ़ते हैं, मतलब अनुवांशिक लक्षणों को पढ़ते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को। इसमें हम अनुवांशिक लक्षण यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। दूसरी बात, इसमें हम जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, इनकी हेरिडिटी या इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, अर्थात इनकी अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। और तीसरी बात जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? हम अध्ययन करते हैं इसमें वेरिएशन का। तो इसकी परिभाषा को ऐसे समझ सकते हैं कि अनुवांशिकी विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों की अनुवांशिकता तथा जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है या समानता या विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम इसकी हिस्ट्री को। तो साथियों, इसकी हिस्ट्री यानी इसके इतिहास को 4 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 कालखंड हैं? अगर आपने प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो सेम उसका भी इसी तरीके से टाइम पीरियड है। चूँकि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग काफ़ी सिमिलर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जब मेंडल्स हम लॉ को पढ़ते हैं या हेरिडिटरी लॉ पढ़ते हैं तो हेरिडिटरी लॉ जो है आपका जेनेटिक्स का बेस है। मतलब शुरुआत तो अनुवांशिकी से हुई, बाद में इसके सारे रूल्स जो है प्लांट ब्रीडिंग पर लागू हुए। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा ही सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा ही जो है इन दोनों की हिस्ट्री जो है एक जैसी है। तो जैसे उसके 4 कालखंड थे, सेम इसके भी हैं। तो प्री मेंडेलियन इरा, ये 1900 से पहले का समय है। दूसरा है आपका मेंडल युग यानी मेंडेलियन इरा, ये 1900 से 1920 का समय है। और तीसरा है आपका पोस्ट मेंडेलियन इरा, 1921 से 1950 का समय। और जो लास्ट है आपका चौथा, वो है आधुनिक प्रगति यानी रीसेंट एडवांसेस, ये 1951 से आज तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये 4 कालखंड हैं जेनेटिक्स एंड अनुवांशिकी के। इसको आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। मेंडल से पहले का समय, मेंडल का समय, मेंडल के बाद का समय और फिर उसके बाद अभी आधुनिक काल का समय यानी रीसेंट एडवांस यानी 1950 के बाद का जो समय है, यानी 1951 से लेकर आज तक जो कंटिन्यू चल रहा है, ये सब आपका आधुनिक प्रगति में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला जो टाइम पीरियड है हमारा प्री मेंडेलियन इरा को। तो प्री मेंडेलियन इरा को ही आज हम समझेंगे। बाकी चूँकि इसका हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसके जो बाकी जो कंटेंट रह जाएंगे, मतलब जो 3 इरा और रह जाएंगे, उसको हम आज शाम को एक वीडियो लेक्चर ले आएंगे और उसमें कंडक्ट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्री मेंडेलियन इरा को। प्री मेंडेलियन इरा में सबसे पहले बात करें 18वीं शताब्दी की बात। तो 18वीं शताब्दी से पहले जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका ऐसा मानना था कि जो जीवधारी होते हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो अपने आप उनकी उत्पत्ति होती है। यानी साइंटिस्ट जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, स्वतः जननवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है,
18वीं शताब्दी से पहले वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि जीवधारी जो है, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, सूक्ष्म जीवों की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने ये प्रमाण दिया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अपने आप स्वतः हो जाती है, ठीक है। जैसे मांस के टुकड़े को रख दें या ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ को रख दें तो कुछ समय बाद उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देने लगते हैं। तो वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं, ये स्वतः इनकी उत्पत्ति हो गई है। तो इस टाइप से जो थ्योरी थी उसे कहते हैं स्पॉन्टानियस जनरेशन की। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के वैज्ञानिकों द्वारा इसके प्रमाण दिए गए कि हाँ ये ऐसा इस तरीके से होता है, लेकिन थियरी गलत थी। बाद में उसका खंडन भी किया बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। आगे चलते हैं, दूसरी थियरी है हमारी प्री फॉर्मेशन, पूर्व रचना, ठीक है। प्री फॉर्मेशन या पूर्व रचना क्या है? तो ये जो है इस सिद्धांत के अनुसार या इस वाद के अनुसार थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो रहा है इसमें, स्वाद नहीं वाद के अनुसार, ठीक है। इस वाद के अनुसार किसी एक लिंग कोश का मतलब सेक्स सेल्स, ठीक है, किसी एक लिंग कोश का, अब लिंग कोश का दो प्रकार की होती हैं सेक्स सेल्स। एक होती है आपका मेल की जो होती है, जो स्पर्म कहते हैं, ठीक है, और जो फीमेल होती है उसको हम अंड कहते हैं। लिंग कोश का या युग्मक के दो प्रकार होते हैं, एक स्पर्म यानी शुक्राणु और दूसरा अंड यानी आपका एग या ओवा। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बात की जाती है कि प्री फॉर्मेशन, प्री का मतलब यानी पहले, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, यानी पहले से ही जो सेक्स सेल्स होती हैं या जो गैमेट्स होती हैं, गैमेट्स में मेल और फीमेल का निर्धारण हो जाता है कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ये सारी रचनाएं पहले से ही निर्धारित हो जाती हैं, ठीक है। शुक्राणु में आपका जो स्पर्म है, स्पर्म में आपका मेल वाला जो है लघु रूप, और जो आपका जो अंडाणु है उसमें फीमेल का लघु रूप जो है पहले से ही निर्मित हो जाता है। इस तरीके से थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो युग्मक मीन्स कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु में जीव का पूर्ण यानी पूरी तरीके से लघु रूप आकृति में हो रहता है, ठीक है। ये सिद्धांत ये बताता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं सरल शब्दों में। तो प्री फॉर्मेशन या पूर्व रचना सिद्धांत ये बताता है कि जो भी गैमेट्स होते हैं, मतलब जो युग्मक होते हैं यानी जो सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म और एग जो है, तो स्पर्म में मेल का छोटा सा रूप पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है, और जो एग होता है यानी अंडकोश का होती है, उसमें फीमेल का लघु रूप जो है पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है। तो इन दोनों में जो है मेल और फीमेल में इनका जो गैमेट्स है, गैमेट्स में पहले से ही जीवधारी का लघु रूप यानी प्री का मतलब पहले से ही, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण हो चुका होता है। इसे कहते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी। बस थ्योरी का नाम याद रखिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और क्या कॉन्सेप्ट है इतना याद रखिएगा। अगली थ्योरी है हमारी एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस थ्योरी क्या है? एपिजेनेसिस थ्योरी को जो है इसको कॉइंड किया था, इस सिद्धांत को दिया था वोल्फ ने। तो वोल्फ ने बताया कि अपने जो भी एक्सपेरिमेंट थे, जो भी प्रयोग थे, उससे उन्होंने ये निर्धारित किया कि शुक्राणुओं में यानी जो स्पर्म होते हैं उनमें लघु रूप नहीं होता है, ठीक है। जो शुक्राणु होते हैं उनमें लघु रूप नहीं होता है। शुक्राणु क्या, इन्होंने केवल शुक्राणु के बारे में बताया था। तो कहने का मतलब था कि यानी जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में उनका लघु रूप यानी सूक्ष्म रूप नहीं पाया जाता है। जो ऊपर वाला जो सिद्धांत था उसका इन्होंने खंडन किया था, कहने का मतलब है। तो उन्होंने बताया कि जो भी गैमेट्स हैं यानी जो स्पर्म हैं और जो एग हैं, उनमें उनका लघु रूप नहीं होता है, बल्कि ये सिद्धांत ये बताता है कि जो भी नए कारक बनते हैं, ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण हो गया, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण हुआ, तो ये सब जो नए अंग बनते हैं ये जो है बाद में बनते हैं, इनकी उत्पत्ति बाद में होती है, ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार नए कारक जैसे ऊतक और अंग नए रूप से विकसित होते हैं, अर्थात इनका निर्माण जो है एक नए सिरे से होता है, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं। जैसे कि ऊपर वाला सिद्धांत बता रहा था कि पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है, जो सेक्स सेल्स होते हैं या जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म और एग सेल में जो है पहले से ही उस जीव का लघु रूप यह निर्मित हो जाता है, जन्म से पहले ही डिसाइडेड हो जाता है। तो ये सिद्धांत बताता है एपिजेनेसिस की, ऐसी बात नहीं। वोल्फ ने बताया कि ये सिद्धांत गलत है आपका जो कह रहे हैं, और स्पर्म और एग जो होते हैं इसमें इनका लघु रूप पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, और ये बाद में डिसाइड होता है, ठीक है। अगली थियरी है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थियरी। ट्रांसफॉर्मेशन थियरी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन थियरी ये बताती है, इस थियरी को दिया था वॉन बायर ने। वॉन बायर की ये धारणा थी कि जीव जो है यानी आपका जो भी लिविंग बीइंग है उसमें ऊतकों के धीरे धीरे रूपांतरण से जो है पूरे शरीर का निर्माण होता है। जो भी मेल और फीमेल, जो भी सन और डॉटर, जो भी जिसकी भी उत्पत्ति होनी है, न्यू बॉर्न बेबी जो बनेगा, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, तो ये कॉन्सेप्ट या उनके विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी रचना जो है धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इन्हें धीरे धीरे रूपांतरित होकर के कुछ अंग बनेंगे, फिर उसके बाद मॉडिफाई होकर फिर कुछ दूसरे प्रकार के अंग बनेंगे। इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बताती है वॉन बायर की। वॉन बायर ने ये बताया कि जो जीव होते हैं, जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक या अंगों का जो निर्माण होता है वो धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, मॉडिफिकेशन के द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है, ठीक है।
ये कहने का इनका तात्पर्य था। अगला जो थियरी है, अगला जो सिद्धांत है वो है आपका थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को दिया था लेमार्क ने, इनका नाम याद रखिएगा, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ये बताता है कि जो भी लिविंग बीइंग होता है वो अपने जीवन काल में जो भी कैरेक्टर्स को प्राप्त कर लेता है, नए कैरेक्टर्स को प्राप्त कर लेता है, ये फिर से जो है इनहेरिटेबल होते हैं, अर्थात अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बताए थे कि किसी भी जीवधारी के द्वारा जो उसके जीवन काल में लक्षण प्राप्त किए जाते हैं वो वंशानुगत होते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं, वही कहने का मतलब है। उपार्जित का मतलब यानी ऐसे कैरेक्टर्स, यानी जो अपने जीवन काल में वो प्राप्त कर रहा है, मतलब उसको जो माता पिता से मिले हैं वो कैरेक्टर नहीं, जो वो नए कैरेक्टर्स को अपने जीवन काल में प्राप्त कर रहा है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत भी होते हैं, अर्थात अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको बहुत संक्षिप्त में समझेंगे। तो जैसे उन्होंने बताया, सर्पों का एग्जाम्पल बताया था, यानी स्नैक्स का, जो सांप होते हैं सर्पों का एग्जाम्पल उन्होंने बताया। और ये कहा कि पहले जो सर्प हुआ करते थे, सर्पों के जो है पैर होते थे, तो लेकिन जब भी कभी उनको खतरे की अनुभूति होती है, जब भी कोई डेंजर होता था, कोई खतरा होता था, कोई उनका जो है शिकारी यानी कोई भी उनका दुश्मन उनको जब उनको मतलब उनकी जान के पीछे पड़ जाता था, उन्हें अपनी जान बचानी होती थी सर्पों को, तो जब भागने लगते थे तो उनके जो पैर हुआ करते थे तो घासों में फंस जाते थे और इस तरीके से वो अपना बचाव नहीं कर पाते थे। घासों में उनके पैर फंस जाएं तो वो फिर दौड़ नहीं पाते थे, उस तरीके से भाग नहीं पाते थे। तो उनके लिए ये जो अंग था उनका, जो पैर था, वो उनके लिए जो है असुविधाजनक हुआ। तो धीरे धीरे उन्होंने पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया, और पैरों का उन्होंने प्रयोग करना बंद कर दिया। तो ये हुआ कि धीरे धीरे करते करते बहुत सारी कई पीढ़ियों के बाद उनके सर्पों की ऐसी प्रजातियां हुई जिनमें पैर ही नहीं थे, ठीक है, या फिर अवशेषी अंग के रूप में पैर हुए, ठीक है। सॉरी। तो ये कहना था उनका जो है लेमार्क का। और उन्हें बताया कि फिर जब कई पीढ़ियों बाद उनके पैर समाप्त हो गए और फिर ये वंशागत हो गए और अगली आने वाली जो पीढ़ियाँ थीं उनमें पैर शुरू से ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये लेमार्क का सिद्धांत था। जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल इस तरीके से बताया था। तो उनका कहने का मतलब यह था कि ऐसे कैरेक्टर्स जो लिविंग यानी सजीव जो है अपने जीवन काल में प्राप्त कर लेता है वो वंशागत होते हैं, वो अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो लेमार्क का सिद्धांत था। बाद में इसका खंडन किया गया और बताया कि कैरेक्टर्स वही ट्रांसफ़र होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, अर्थात जो जर्म प्लाज्म वाले होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली थियरी है हमारी पैनजेनेसिस थियरी। पैनजेनेसिस थियरी जो है, इसको डार्विन ने जो है इस थियरी को दिया था, इस सिद्धांत को दिया था पैनजेनेसिस थियरी को। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है, डार्विन के अनुसार शरीर की प्रत्येक कोशिका अपने सदस्य कण, ठीक है, उन्होंने बताया कि डार्विन ने बताया कि जो शरीर की प्रत्येक कोशिका है, ठीक है, वो प्रत्येक कोशिका जैसे विभिन्न प्रकार के ऊतक या विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स या डिफरेंट टाइप्स के जो ऊतक हैं वो अपने कुछ पार्टिकल्स जो है किसको भेजते हैं, गैमेट्स को भेजते हैं, युग्मकों को भेजते हैं। ये कहने का मतलब था कि शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी प्रत्येक जो सेल्स है अपने सदस्य कण यानी अपने जो है आपका पार्टिकल जो मेंबर हैं जिन्हें जेम्यूल या पेंजिन कहते हैं, जनन अंगों में भेजते हैं, ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे मान के लिए चलिए 100 प्रकार के, ठीक है, 100 प्रकार के अंग हैं किसी भी जीवधारी में, ठीक है। तो 100 प्रकार के जो अंग हैं उनका थोड़ा पार्टिकल्स, थोड़ा अंश जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भेजा जाएगा, ठीक है। कुछ अंश उस ऑर्गन से आ रहा है, कुछ अंश उस ऑर्गन से आ रहा है। इस तरीके से डिफरेंट जो 100 टाइप्स के जो ऑर्गन्स हैं उनके सदस्य कण के कुछ कण जो है, ठीक है, जिन्हें जेम्यूल या जिन्हें पेंजिन कहते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भेजे जाएंगे और जहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे फिर वो डिसाइड करेंगे अगली संतति का, ठीक है। तो ये था आपका पैनजेनेसिस थियरी, डार्विन ने बताया था इसको, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पैनजेनेसिस थियरी। आगे चलते हैं। ये थियरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जर्म प्लाज्म थियरी। जर्म प्लाज्म थियरी क्या है? तो जर्मन के एक साइंटिस्ट थे वीजमैन, ठीक है। वीजमैन ने इस थियरी को क्वाइन किया था, वीजमैन ने इस थियरी को दिया था। और जर्म प्लाज्म थियरी ये बताती है कि उन्होंने बताया कि केवल वही कैरेक्टर्स, केवल जो मेंडल ने बताया था, जो लेमार्क ने बताया था, लेमार्क ने ये बताया था कि जो उपार्जित लक्षण है, अर्थात ऐसे कैरेक्टर जो जीवधारी अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, वो वंशागत होते हैं। लेकिन इनका जो कहना था वीजमैन ने ये बताया कि ऐसी बात नहीं है, कैरेक्टर वही ट्रांसफ़र होंगे या कैरेक्टर वही इनहेरिटेबल होंगे, वंशागत होंगे, जो उनके जर्म प्लाज्म में पाए जाएंगे। जर्म प्लाज्म का मतलब यानी जो सेक्स सेल्स में पाए जाएंगे, जो लैंगिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे, ठीक है। जो सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स में पाए जाएंगे कैरेक्टर्स,
अर्थात वही जो है वंशागत होंगे, वही आगे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगे। तो जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जर्म प्लाज्म को बताया कि जर्म प्लाज्म ही वंशागत होता है, और इस तरीके से इन्होंने जर्म प्लाज्म थियरी दी, ठीक है, वीज़मैन ने। तो वीज़मैन की थी थियरी जर्म प्लाज्म थियरी, ठीक है। जर्म वैज्ञानिक जर्म प्लाज्म ने जो ये बताया कि जो कैरेक्टर वंशागत होते हैं वो कैरेक्टर वही वंशागत हो सकते हैं जो उनके जेनेटिक मटेरियल में है, अर्थात जो उनके जर्म प्लाज्म में है, जो उनके जनन द्रव्य में है, अर्थात जो उनके सेक्स सेल्स में कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक साइंटिस्ट से ग्रीव साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम पुंकेसरों को पौधों के नर अंग बताया। तो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ग्रीव ने बताया कि जो पुंकेसर होते हैं, अर्थात कहने का मतलब जो स्टेमन है, स्टेमन ये पौधों के नर अंग होते हैं। तो हमने क्लासेस में आपको पढ़ा भी दिया है कि जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं, और बेसिक चीज़ है, ये सबको पता भी होना चाहिए कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम, ये फ्लावर के जो मेजरली जो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर के पुष्प के। तो उसमें से जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम की एक यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम ग्रू ने बताया कि जो पुंकेसर हैं, यानी जो स्टेमन है, ये पौधों के नर अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ग्रू ने बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। फेयरचाइल्ड। तो फेयरचाइल्ड ने 1717 में बताया कि पौधों में 1717 में पौधों में प्रथम कृत्रिम पादप संकर इन्होंने उत्पन्न किया, फेयरचाइल्ड ने। तो फेयरचाइल्ड का जो फंक्शन है इसको याद रखिएगा, हमने प्लांट ब्रीडिंग में भी जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तो उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया था। तो 1717 में फेयरचाइल्ड ने पौधों में प्रथम पादप कृत्रिम संकर की उत्पत्ति की, और इसके लिए इन्होंने स्वीट विलियम और कार्नेशन का क्रॉस किया था, और उससे जो संतति उत्पत्ति हुई थी उसे इन्होंने फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से बताया था, ठीक है। उस संतति को जो हाइब्रिड जो संकर उत्पन्न हुई थी, उस संकर का नाम इन्होंने रखा था फेयरचाइल्ड म्यूल, ठीक है। क्या नाम रखा था? तो उनका नाम रखा था फेयरचाइल्ड म्यूल, फेयरचाइल्ड म्यूल, ठीक है। जो संकर उत्पन्न हुई थी, 2 पौधों के बीच में क्रॉस किया। कौन से 2 पौधे थे? तो स्वीट विलियम और कार्नेशन पौधों के बीच में क्रॉस किया था। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करने से जो हाइब्रिड मिली उसे इन्होंने फेयरचाइल्ड म्यूल का नाम दिया। और फेयरचाइल्ड म्यूल इसलिए कहा क्योंकि म्यूल का मतलब खच्चर होता है, और खच्चर जो है क्या कह सकते हैं कि जो ये स्टेराइल होता है, बंद होता है, अर्थात फर्टाइल नहीं होता है। तो ये पौधा भी फर्टाइल नहीं था, इसलिए इन्होंने फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से इसे कंसीडर किया, फेयरचाइल्ड नाम के नाम से इसे नाम दिया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। विल्मोरिन का नाम आ रहा है। विल्मोरिन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पौधों में संतति परीक्षण यानी प्रोजेनी टेस्ट की शुरुआत की, ठीक है। 1856 में चुकंदर में, यानी आपका शुगर बीट में, ठीक है, चुकंदर में इन्होंने सर्वप्रथम संतति परीक्षण यानी आपका प्रोजेनी टेस्ट की खोज की, ठीक है, शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने गेहूं और जई में भी प्रोजेनी टेस्ट को जो है का परीक्षण किया, ठीक है। तो प्रोजेनी टेस्ट यानी संतति परीक्षण क्या है? तो संतति परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके माध्यम से हम पेरेंट्स का, ठीक है, या कह सकते हैं कि जनकों का मूल्यांकन करते हैं उनकी संततियों के आधार पर, ठीक है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1831 की घटना, 1831 में ही 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। तो न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसी तरीके से एक नाम है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक का नाम याद रखिएगा। 1664 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज उन्होंने सलवाल के आधार पर की थी। और 1731 में कि 1735 में, शायद 1731 में, तो 1737 में एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वान लीeuwenhoek। उन्होंने सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है आपका लिविंग सेल्स की खोज की थी। और जो रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली बात देखते हैं। स्लाइडेन एम स्वान ने 1839 में 1839 में स्लाइडेन एम स्वान ने सेल थियरी को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो सेल थियरी को इसके बाद इन्होंने सिद्धांत दिया था, किसने? स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। नवासिन वैज्ञानिक जो है, इन्होंने 1898 में दोहरा निषेचन यानी आपका डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। और दोहरा निषेचन क्या है तो उसको बताएंगे आगे, वीडियो लेक्चर जब लेकर आएंगे प्लांट ब्रीडिंग का। अगर आप देखना चाहते हैं प्लांट ब्रीडिंग का वीडियो लेक्चर, तो जब हम सेकंड चैप्टर उसका कवर करेंगे तो उसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन को भी मेंशन करेंगे और बताएंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन की खोज की थी नवासिन ने 1898 में। आगे चलते हैं 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग यानी वाल्टर फ्लेमिंग ने गुणसूत्र की खोज की। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो स्लाइड, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इस पेज पे, तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं, ठीक है।
तो 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने डब्ल्यू फ्लेमिंग ने गुणसूत्र की खोज की। तो ठीक है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। और एक चीज़ और यहाँ पर याद कर लीजिए, जब गुणसूत्र की इन्होंने खोज की थी तो उस समय, चूँकि गुणसूत्रों को हम देखते हैं किस समय, तो जब सेल डिवीजन चलता रहता है, कोश का विभाजन चलता रहता है, उस समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं, विजुअल होते हैं। तो उस समय जो सेल डिवीजन हो रहा था तो वो था माइटोसिस, यानी समसूत्री कोश का विभाजन। तो इसको याद रखिए, ये वाला लिंक इसके साथ मैच करता है। ठीक है, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में गुणसूत्र की खोज की, और गुणसूत्र को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उस समय समसूत्री कोश का विभाजन हो रहा था। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में ही सूत्री विभाजन यानी आपका समसूत्री कोश का विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन की खोज की। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको याद हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, गुणसूत्र जो शब्द है, तो उन्होंने क्रोमोसोम्स को देखा था, ऑब्जर्व किया था, गुणसूत्र की खोज की थी, लेकिन टर्म जो यूज किया था क्रोमोसोम्स, तो वो किया था वाल्डेयर ने। ठीक है, वाल्डेयर ने 1888 में, ठीक है, ठीक 6 साल बाद 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द यानी आपका क्रोमोसोम टर्म जो है दिया था या कॉइंड किया था। आगे चलते हैं, ऑस्कर हर्टविंग, ये साइंटिस्ट हैं, ऑस्कर हर्टविंग साइंटिस्ट, जिन्होंने 1876 में अर्धसूत्री कोश का विभाजन की खोज की थी। कहाँ पर की थी? तो अर्धसूत्री कोश का विभाजन की खोज इन्होंने अर्चिन एग में की थी। तो अर्चिन के अंडे में जो है इन्होंने अर्धसूत्री कोश का विभाजन की खोज की थी। और लास्ट हमारा पॉइंट बचा है गाल्टन ने 1889 में मात्रात्मक लक्षणों की वंशानुगति की विवेचना की। मात्रात्मक लक्षण, ठीक है, तो मात्रात्मक लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आगे जब वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमारी आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो हमें लगता है 30 या 40 से इसी के समथिंग जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, तो उसमें हम जानेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मात्रात्मक और आपका गुणात्मक लक्षण क्या होते हैं, उनको हम बेहतर तरीके से आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जल्दी ही इसका हम सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे। आज शाम तक ही इसका सेकंड लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा। और ये आज का जो लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट, ये आपका मेंडल के पहले का टाइम पीरियड को हमने मेंशन किया आज, यानी प्री मेंडेलियन इरा को, जो 1900 से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हमने कवर किया। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।